नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मूल निवास और भू कानून पर इन दिनों राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले लगभग 7-8 रैलियां उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में हो चुकी हैं। सबसे बड़ी रैली करने का दावा समन्वय समिति कर रही है, जो ऋषिकेश में होने जा रही है। समिति में कई ऐसे मामले आ गए जिससे अंदर की राजनीति उभरकर सामने आ गई। कई मामलों में विवाद भी नजर आने लगा। समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं मोहित डिमरी। मोहित से हम सीधी सीधी बात करेंगे, सीधे सीधे सवाल पूछेंगे। मोहित भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या तैयारी आपकी है? कब ये रैली है? ऋषिकेश में है? कैसे आपने इस रैली की तैयारी की है? देखिए, 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली होने जा रही है। ये स्वाभिमान महारैली है मूल निवास 1950 को लेकर, मजबूत भू कानून को लेकर, और जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार हम देख रहे हैं ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कारोबार यहाँ पर चल रहा है, उससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये हमारे कुछ मुद्दे इसमें शामिल किए हुए हैं। इसको लेकर हम महारैली कर रहे हैं। व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। व्यापार सभा से हमारी वार्ता हुई है। पूर्व सैनिक हैं, मातृशक्ति है, नौजवान साथी हैं, छात्र संगठन है, तमाम सामाजिक संगठनों से हम वार्ता लगातार कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों से वार्ता कर रहे हैं कि आप लोग इस महारैली का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये महारैली जितनी बड़ी व्यापक होगी सरकार पर उतना ही दबाव बनेगा। इस महारैली के जरिए हम सरकार को संदेश देंगे कि यहाँ पर जो मूल निवासियों के अधिकार है उनको आप हर हाल में सुरक्षित कीजिए। आज स्थिति हम देख रहे हैं अपने राज्य में, हमारे अपने ही राज्य में मूल निवासियों का अस्तित्व, उनकी अस्मिता, उनके अपने रिसोर्सेस, उनकी अपनी संस्कृति, उनका अपना स्वाभिमान खतरे में है। इस खतरे को लेकर हम आगाह कर रहे हैं सरकार से। और जिस तरह से बड़े बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े अपराध हमारे इस राज्य में हो रहे हैं, कोई भी आ जा रहा है इस राज्य में, हमारे लोगों को गोली मार दे रहा है, कोई सरेआम हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, तो हम इससे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जो बात आपने कही ना, यही सवाल मैंने शांति प्रसाद भट्ट जी से किया था, जो उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। वो पहाड़ और मैदान की बात में करते हैं कि अपराध करने वाला बाहर का है और विक्टिम जो है वो उत्तराखंड मूल का है। तो आप इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ताकि एक बड़ा वर्ग आपसे नाराज हो जाता है। एक बड़ा वर्ग, अगर मूल निवास की बात होगी तो वो कोई भी हो जो 1950 से यहाँ का स्थानीय निवासी है, स्थायी निवासी है, मूल निवासी है, वो भी तो आपके साथ आना चाहिए। बिल्कुल। आप हमारे एक बयान, स्टेटमेंट ऐसे दिखा दीजिए जिसमें हमने कभी पहाड़ और मैदान की बात की हो। ये बात आपने कही ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। बाहर से कौन लोग आ रहे हैं? बाहर से जो गुंडे बदमाश आ रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आप ये मानकर चलिए वो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है। आप बताइए मुझे, योगेश भाई के साथ जो ऋषिकेश में घटना हुई, कौन लोग थे? अंकिता भंडारी के साथ किसने इतना बड़ा अपराध किया? और जो रवि बटोले की गोली किसने मारी? ये अपराधी क्या उत्तराखंड के मूल के हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। और भी न जाने कितनी घटनाओं में बाहर से आने वाले, पश्चिमी यूपी से आने वाले, अन्य राज्यों से आने वाले अपराधी ही यहाँ पर इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हम उनका विरोध कर रहे हैं। अपराधी अगर यहाँ के मूल निवासियों को पीटेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैदान में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे पहाड़ का व्यक्ति हो, हम उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाते हैं। अभी बीच में आपने एक घटना देखी होगी, देहरादून में भी एक पूर्व सैनिक है, वो तो पहाड़ के मूल रूप से रहने वाले नहीं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। हमने कभी भी पहाड़ और मैदान के लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया। हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे वो मैदान में रह रहा हो, किसी भी समाज का हो, पहाड़ के लोग हों, हम उनके अधिकारों की बात इस राज्य में कर रहे हैं। जो संविधान में व्यवस्था है उसी के तहत हम मांग रहे हैं। जब संविधान में जो व्यवस्था की गई है उससे बाहर अगर हम बात करेंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ के जो लोग आगे उनको यहाँ से बाहर भगाओ आप। एक बात आपने थोड़ी देर पहले कही कि सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, जितनी बड़ी रैली होगी उतना बड़ा दबाव बनेगा सरकार पर। तो एक सवाल ये आता है कि वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो प्रमुख विपक्षी दल है वो भी आपके साथ कई बार खड़ा हुआ। मतलब गणेश गोदियाल साहब आपकी रैली में आए, उसको संदर्भ में समझा गया कि कांग्रेस ने उसको अघोषित समर्थन दिया था और इसी वजह से यूकेडी में जो है वो दो फाड़ हो गए, या आप यूकेडी से अलग हो गए। जी नहीं, इसके पीछे ये कारण नहीं है। इसके पीछे हम लोगों की मंशा रही है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, यानी हमारे क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, हम ये चाहते हैं कि सभी लोग महारैली का हिस्सा बने। और हमने सभी को बाकायदा ईमेल के जरिए,
विधायक आवास जाकर हमने सभी को लेटर दिए हैं कि आप लोग हमारी महारैलियों में आइए और इस मांग को मुखरता से उठाइए, क्योंकि आने वाले समय में जो भाजपा और कांग्रेस में भी हैं जो लोग जो विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, विधायक बनने का, सांसद बनने का, हो सकता है कि आने वाले समय में जब डेमोग्राफी इस राज्य की बदलेगी, बाहर से बड़ी आबादी इस राज्य में आ रही है और बाहर के लोग जब विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, अन्य पदों पर जाएंगे, तो जो भाजपा में कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, वो विधायक कैसे बनेंगे, अन्य सांसद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो पद हमारे हैं, चाहे निकायों में के पद है, कैसे वहां पर ये लोग पहुंच पाएंगे जब डेमोग्राफी बदल जाएगी। हमने इसी को लेकर ये बातें कही कि हमें सभी लोगों का समर्थन चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं कि आप महारैली में आइए। यूकेडी में आप गए, आपने वहां से चुनाव भी लड़ा, उसके बाद आप किसी विवाद के कारण यूकेडी से बाहर हो गए। पहला सवाल तो यह है कि यूकेडी से बाहर आप क्यों हुए, और दूसरा इसी का बैकग्राउंडर है कि क्या विवाद हुआ था जिस कारण आपको यूकेडी छोड़नी पड़ी। यूकेडी छोड़ने के पीछे यही कारण रहा, हम लोग लगातार पार्टी फोरम में इस बात को उठा रहे थे कि हमको मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण और बेरोजगारी सहित तमाम जो उत्तराखंड के सवाल हैं, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, इस पर मुखरता से लड़ना होगा, लगातार सड़कों पर संघर्ष करना होगा, तब जाकर जनता का भरोसा हम पर बनेगा। हमने ये बात अपने शीर्ष नेतृत्व के कानों में डाली, मीटिंगों में हर बार हमने ये बात कही, लेकिन हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। यही वजह है कि हमको मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति बनानी पड़ी। अगर यूकेडी इस मामले में सक्रिय, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से हमें हरी झंडी मिलती कि आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, तो हमें समन्वय संघर्ष समिति नहीं बनानी पड़ती। तो यही वजह है कि हमको संघर्ष समिति बनानी पड़े और हमको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़े। एक्सेप्ट बताइए, विवाद क्या हुआ था? विवाद की वजह ऐसा कोई बड़ी वजह नहीं है। विवाद ये रहा कि कुछ नए लोग पार्टी में आए, जैसे कुछ हैं लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं पार्टी में, वो लोग पार्टी में आए, उन लोगों ने हम पे तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। कोई हमको कहने लगे भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कोई कहने लगे कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करने लगे, कोई कहने लगे कि इनको फंडिंग राष्ट्रीय दलों से हो रही है। और हमारे अध्यक्ष जी को ये सारी जानकारी थी। अध्यक्ष जी बोले तो हमारे कठेत जी को, पूर्ण सिंह कठेत जी यूकेडी के अध्यक्ष जी को सारी जानकारी थी, उनके संज्ञान में मामला था। और जब हम पे इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए, उन आरोपों का अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए था। जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रश्रय दिया और हमारे खिलाफ जो माहौल बन रहा था पार्टी के अंदर, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो हमको इसको लेकर हमारे अंदर भी ये भावना पैदा हुई, हम पार्टी के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपना पैसा देते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति बहुत सम्मान है आज भी हमारे दिल में। उत्तराखंड क्रांति दल नहीं हमें राज्य दिया, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग कभी भी जनता के मुद्दों को लेकर आगे नहीं आते हैं, कभी भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि हमको पार्टी छोड़नी पड़ी, बाकी इसके अलावा कोई भी अन्य कारण नहीं है। और ये बातें तो मैं कई बार अन्य अपने पत्रकार साथियों के बीच भी कह चुका हूं कि हमारी मंशा हमेशा से रही है कि क्षेत्रीय भावना और क्षेत्रीय पार्टियां इस राज्य में उभरनी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम तो उस विचार को लेकर ही पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं, जब दम घुटने लगता है, जब पानी सिर से ऊपर उठने लगता है, तो लगा हमें कि अब हमें इस पार्टी से ही बाहर होकर अपना जो मिशन है, हमारे लिए पार्टियां मायने नहीं रखती हैं। हमारे इसी प्रोग्राम में शांति प्रसाद भट्ट ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब यह तय हो गया था कि जो भी व्यक्ति गैरसैंण में मूल निवास और भू कानून की रैली में शामिल होगा, वो अपनी पार्टी के झंडे के अपने बैनर तले आएगा, तो उसका क्या विरोध हुआ पार्टी के भीतर, या आपके द्वारा विरोध किया गया या कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया, वो एक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। क्योंकि उन्होंने गणेश गोदियाल साहब पर भी सवाल उठाया, तो हमने गणेश गोदियाल जी से भी सवाल पूछा था। मैं एग्जैक्ट चीजें जानना चाह रहा हूं, आपकी बात जानना चाह रहा हूं कि आप क्या हुआ था। देखिए, ये गैरसैंण में हमारी बहुत सारे संगठनों के साथ मीटिंग हुई, वहाँ पे महिला मंगल दल, वहाँ पे व्यापारी, विभिन्न सामाजिक संगठन, वहाँ पे गैरसैंण राजधानी संघर्ष समिति भी है। तमाम लोगों से जब मीटिंग हुई तो सभी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि इस महारैली में किसी भी पार्टी के झंडे डंडे नहीं आएंगे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो लाएगा हम उसका विरोध करेंगे झंडे डंडों का। और हुआ ऐसा, जब 1 सितंबर को रैली होती है। यूकेडी क्यों कह रही थी कि अपने झंडे और डंडे लेकर आने चाहिए, अपने झंडे लाने चाहिए? यूकेडी क्यों कह रही थी ऐसा?
यूकेडी को लगता है कि हम झंडे डंडे लेकर जाएंगे, हम रैली हमारी लगेगी कि रैली हम लोग कर रहे हैं, ये मैसेज जनता के बीच आएगा। उनकी मंशा हमेशा ये रही। और उनके झंडे के नीचे बहुत सारे लोग आना नहीं चाहेंगे। यूकेडी के झंडे के नीचे अभी इतना, मैंने आपको कहा कि यूकेडी के प्रति जनता का भरोसा भी इतना है नहीं जो एक दौर में था। तो आज भरोसा जनता खो चुकी है। जब यूकेडी पे भरोसा नहीं था तो आप खुद क्यों गए यूकेडी में? लगातार मैंने आपको जैसे बताया ना, हम भरोसा जीतने के लिए गए ना, हम पार्टी में क्यों गए? हमें पता था यूकेडी के प्रति जनता का भरोसा नहीं है, लेकिन हम जीतना चाह रहे थे जनता का भरोसा सड़कों पर संघर्ष करके। वो इसी भावना को लेकर हम यूकेडी में गए। लेकिन आप देखिए, जब झंडों पे प्रतिबंध था वहां पर यूकेडी द्वारा झंडे लाए जाते हैं और रक्षा मोर्चा द्वारा भी झंडा लाया जाता है पार्टी द्वारा। रक्षा मोर्चा के पदाधिकारियों को हमने निवेदन किया आप झंडे नीचे रखिए, तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, झंडे नीचे किए। लेकिन यूकेडी के पदाधिकारियों को भी हमने ये कहा कि आप झंडे नीचे रखकर मंच पे आइए और अपनी पार्टी के बारे में, जो आपकी पार्टी की विचारधारा उसको जनता को बताइए। लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती वहां पे व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। किन लोगों ने? यूकेडी के वहां पे कुछ चंद लोगों ने, वो जानबूझ के इस तरह से मैसेज देना चाहते थे कि ऐसे कुछ व्यवधान उत्पन्न हो, ये मूवमेंट खत्म हो। मैं आपको साफ बोलना चाहता हूँ, ये षड्यंत्र था, बहुत बड़ी साजिश थी कि उसी दिन मूल निवास भू कानून का मूवमेंट खत्म करना है और झंडे लेके जाना है, लड़ाई झगड़ा वहां पे हो, व्यवधान उत्पन्न हो, कुछ हाथापाई की नौबत भी आ जाए और ये मूवमेंट उसी दिन खत्म हो जाए। स्थितियां वहां पे पैदा होने लगी थी, लोग देख रहे थे कि हो क्या रहा है। तो लेकिन हमने किसी तरह से मामले को संभाला, स्थितियां स्थिर की, तब जाके किसी तरह कार्यक्रम सफल हुआ। लेकिन जो यूकेडी के लोगों ने वहां पे क्या उस दिन उसे क्या पिछले दरवाजे से कांग्रेस से भी आपकी बात चलती रही कि मतलब जो लोग समर्थन करना चाहते हैं वो हमें समर्थन करने आ सकते हैं, भले ही अपने झंडे अपनी पार्टी का बैनर लेकर ना आए? नहीं, पीछे दरवाजे वाला कोई सवाल ही नहीं है। हम तो सामने सामने सभी लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 70 विधायक हैं, हमने सभी को। कितने विधायकों ने, कितनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, कितने नेताओं ने आपको आश्वासन दिया और वो वहां आए कि हाँ भाई हम लोग आपके साथ हैं इस मुद्दे पर? देखिए, हमें अभी जो विपक्षी पार्टी है उसी का ही सपोर्ट मिल रहा है, उन्हीं के विधायकों को सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए तो जब आप ये बात कह रहे हैं कि विपक्षियों का सपोर्ट, तो जो दबाव की बात आती है वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आप लोग मिलकर बीजेपी सरकार पर, धामी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। एक ये भी मतलब देखिए, कड़वा सच है, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए, आरोप लगते रहेंगे। आप ये देखिए, सत्ता पक्ष में अगर कोई है, सत्ता पक्ष के विधायक पार्टी लाइन से बाहर होकर कोई बात करेंगे, उन्हें पता है हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा के जो विधायक हैं वो इस पक्ष में नहीं। आपने देखा होगा विनोद चमोली जी धर्मपुर क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने ही खुलकर मूल निवास भू कानून की पैरवी की है। लगातार इस बात को लेकर उन्होंने अपने विधानसभा में भी अन्य जो उनके भाषण होते हैं उसमें भी उन्होंने इस पक्ष को रखा है। भाजपा के विधायक भी चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन से बाहर हो निकलकर मुखरता से सड़कों पे नहीं उतर पा रहे हैं। अभी विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस के लोग आ, लेकिन मेरे अभी भी ये कहना है, भाजपा और कांग्रेस दोनों दोषी हैं इस राज्य के इस हालात के लिए। अगर भू कानून अगर मूल निवासी राज्य को नहीं मिला है तो भाजपा और कांग्रेस की वजह से नहीं मिला है। इन दोनों पार्टियों की ही गलत नीतियों की वजह से ही इस राज्य का बंटवारा हुआ है। आज स्थिति ऐसी पैदा हुई है। आपने 7-8 रैलियां कर दी हैं, अब एक और विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी रैली करने की, महारैली करने की आपकी कोशिश है। जो 7-8 रैलियां आपने करी, इसका क्या दबाव सरकार पर पड़ा? मतलब सरकार ने कुछ किया, संज्ञान लिया, कुछ बात हुई, कोई ड्राफ्ट बना, आपने चर्चा करी, कुछ लगा आपको कि आपने इतना संघर्ष पिछले 8-9 महीने से हो रहा है, कुछ आपको नतीजा मिला उसका? देखिए, सरकार तो लगातार कह ही रही है कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे, और आज से नहीं कह रही, लगातार जब जब हम लोग सड़कों पे आते हैं, एक रैली होती है तो मुख्यमंत्री जी का एक बयान अखबारों में छप जाता है कि जल्द मजबूत भू कानून उत्तराखंड में आने वाला है। तो मीडिया मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट के तरीके से जनता के बीच भ्रम की स्थिति सरकार तो फैला रही है, लेकिन सरकार मूल निवास को लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है। अभी आपने देखा होगा, सरकार ने यूसीसी में एक प्रावधान किया है कि जो 1 साल से इस राज्य में रह रहा होगा उसको भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का हकदार होगा, वो भी यहाँ के स्थायी निवासी माना जाएगा। तो हमने सरकार से कहा है कि आप मूल निवासियों को लेकर क्या आपकी सोच है उसको स्पष्ट करो। आप यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं, आपको स्पष्ट करना चाहिए। 1950 के आधार पर हम क्या मांग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, जो 1950 से उत्तराखंड की जमीन में रह रहा है, उन मूल निवासियों को 90% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 90% प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में उनको रोजगार में उनको वरीयता, सरकारी योजनाओं में उनको वरीयता। जो हमारे ठेकेदार भाई हैं, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं, उनको भी 90% उनकी भागीदारी,
यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं की होनी चाहिए। हम इस मूल निवास के जरिए इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। अब आप देखिए कि चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, लोगों ने तो यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए। वो तो चलो, वो तो एक समस्या हो गई है, उसका समाधान तो क्या निकलेगा पता नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ, जो समर्थन आपको मिला, मतलब क्या एक कदम भी आगे बढ़ी सरकार आपके आंदोलन, आपके दबाव के कारण? कुछ लगा आपको कि हाँ कुछ हुआ है, हमने जो मेहनत करी उसका कुछ आउटपुट निकलने लगा है? देखिए, इसका यही है कि सरकार को बोलना पड़ा कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले हम कड़ा कानून लाने जा रहे हैं। यही दबाव तो है। गैरसैंण में जब महारैली होती है उसके बाद सरकार का ही बयान आता है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कैसा कानून सरकार बना रही है। ऐसा नहीं है कि इस राज्य में भू कानून नहीं है, ये इससे पहले न रहा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कानून का स्वरूप कैसा है, वो मजबूत है, कमजोर है। अभी तो कानून कमजोर है, हम मजबूत कानून चाहते हैं। हम कैसा कानून चाहते हैं? हम चाहते हैं जो उत्तराखंड की जमीन पर 30 सालों से रह रहा है उसको ही शहरी क्षेत्रों में 200 से 250 वर्ग मीटर तक जमीन की खरीदने की छूट मिले, वो भी सिर्फ अपने घर बनाने के लिए। अगर कोई यहाँ पे व्यवसाय करता है, उद्योग लगाता है, उसको 10 साल की लीज पर ही उस जमीन को दिया जाना चाहिए और 10 साल बाद उसके उस उद्योग का मूल्यांकन होना चाहिए कि उसमें हमारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उस उद्योग का इस राज्य को फायदा मिल रहा है, या उस उद्योग जिसके नाम पे वो जमीन मिली है क्या वास्तव में वो उद्योग है या कुछ और वहां पे काम चल रहा है। अब इसका एक आखिर सवाल मेरा यह है कि ऋषिकेश की महारैली आपकी 29 सितंबर को है, इसके बाद का कुछ और प्लान किया हुआ है? मतलब इसके बाद का कोई और स्टेज सेट किया हुआ है आपने कि क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद भी लगातार पूरे प्रदेश भर में इस तरह से कार्यक्रम होंगे, महारैलियां होंगी। इसके बाद हरिद्वार में होगा, फिर देहरादून में, फिर पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में, गढ़वाल, कुमाऊं, हमारे जौनसार के क्षेत्रों में, जहां जहां संभव हो सकता है। क्योंकि हमें लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ भी कार्यक्रम कीजिए। हमें हर हिस्से में पहुंचकर लोगों को जागरूक करना है। हम अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भू कानून नहीं होगा तो कितना नुकसान आपको हो रहा है, मूल निवास नहीं होगा तो क्या कुछ इस राज्य में आपका नुकसान होने जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक एक व्यक्ति को हम जागरूक करने का हमारा मिशन है और ये लगातार तब तक हम जारी रखेंगे जब तक सरकार इन पर गौर नहीं कर देती। आप ये देखिए भाई साहब, झारखंड में वहाँ की सरकार ने 1932 कट ऑफ डेट रखी है मूल निवास की। बाकायदा इसका विधानसभा में विधेयक भी पारित होता है और वो विधेयक सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाता है ताकि उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप न हो। उस वहां के लोग अपने मूल निवासियों के अधिकारों को इतने सजग हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में चले जाइए, आप हिमाचल में देख लीजिए, कई कानून की वजह से ही उनकी अपनी पहचान बची हुई है, उनकी अपनी जमीनें बची हुई है, उनके अपने रिसोर्सेज बचे हुए हैं। उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य ऐसा है जहां पर जमीनों को खुली बेरोक यहाँ पर लूट है और ये लूट में बहुत बड़े बड़े माफिया शामिल हैं, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं। ये इसको उत्तराखंड को एक लूट का अड्डा इन लोगों ने बना दिया। इसका हमारा विरोध है। दूसरा, आप देखिए अभी बंगाली समुदाय के लोग लगातार एससी की मांग कर रहे हैं हमारे राज्य में। हम ये उनसे कहना चाहते हैं, अगर आपको एससी का दर्जा चाहिए तो आप पश्चिम बंगाल चले जाइए। पश्चिम बंगाल में जो नमो शूद्र जाति के लोग हैं उनको एससी का दर्जा मिला हुआ है। जो आपकी जो भाषा है ना, इसी पर तो आपत्ति है लोगों को कि आप इस तरीके की आक्रामक भाषा शैली का इस्तेमाल कर देते हैं कि अगर आपको चाहिए तो आप बंगाल चले जाइए। नहीं, अगर हमारे राज्य में हम ये कह रहे हैं जो एससी समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हक क्यों मारा जाए? अगर आपको एससी का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ का एससी समाज हमारा कहाँ जाएगा? उनकी नौकरियां फिर आप लोग लोगे, उनकी नौकरियों पर कब्जा करोगे, उनके जो उनको सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना होगा आप लोगे। हम ये कहना चाहते हैं जो यहाँ का मूल निवासी है उसको ही एससी, एसटी, ओबीसी जो भी मूल निवासी हैं उनको ही रिजर्वेशन, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हमारा अपना राज्य है। इस बात को तो विधानसभा के भीतर भी जो है बहुत जोर देकर कहा जा चुका है, बीजेपी के विधायकों द्वारा कहा। लेकिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में बात की, लेकिन जब बाहर आते हैं विधानसभा से फिर माफी मांगते हैं। माफी मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर आप इतने दबाव में क्यों हैं? अजय भट्ट जी बंगालियों की पैरवी करते हैं, सौरभ बोगड़ा जी बंगालियों की पैरवी करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के मूल निवासियों की, यहाँ के पहाड़ के लोगों की पैरवी करने वाले तो विधानसभा संसद में कोई भी नहीं है। क्यों नहीं बोलते कि यहाँ के मूल निवासियों को रिजर्वेशन मिले, 90% नौकरियों में, रोजगार में, सरकारी योजनाओं में? ये बात क्यों नहीं संसद विधानसभा में उठाई जाती है? आपको बंगालियों की चिंता है क्योंकि वोट बैंक आपको साधना है, लेकिन पहाड़ के यहाँ के मूल निवासियों की आपको चिंता नहीं है। ये आपको वोट नहीं देते क्या? आपकी सरकार नहीं बनाते हैं? इस बात को हमें दुख होता है। आप जब दूसरे समुदाय की बात करते हैं जो यहाँ के नहीं है, जो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, उस समुदाय की बात होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे लोग बाहर भी हैं, महाराष्ट्र में हमारे लोग हैं, दिल्ली, मुंबई, सब जगह हमारे लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे लोग वहाँ के जो मराठी भाषा वो भी सीखते हैं, उनकी संस्कृति को अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग देखिए, एक लंबी चर्चा है। तो मोहित डिमरी से हम लोग चर्चा कर रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ पिछले कुछ महीनों में घटित हुआ है उस पर
इनका क्या कहना है और इन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश कर दी है। अब देखना यह है कि जो 29 सितंबर को महारैली ऋषिकेश में होगी उसमें किस तरीके का समर्थन भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति को आम जनता का मिलेगा। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से इनकी महारैली होगी उसका क्या दबाव सरकार पर होगा या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खुद मोहित डिमरी ने भी कही है कि सरकार ने अनाउंस किया है कि 9 नवंबर को कोई वो बड़ी घोषणा कर सकती है, तो क्या वो घोषणा हो सकती है मूल निवास और भू कानून के संदर्भ में, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार अभी करना पड़ेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।